Hey, all the lovely people. क्या हाल चाल कैसे हो तुम लोग सब? बढ़िया, too good. Guys, this is Rahul Malkan, and today I have come to explain you, to revise with you AS16, that is borrowing cost. Are we exactly clear? This is the part of all the accounting standard का revision that I am conducting with you. एक छोटा सा pocket book निकाल रहा हूँ मैं CA इंटर के लिए, उसी का ये revision part हो रखा है. अभी exactly clear. बुक बहुत ही जल्दी होके बन के मार्केट में आने वाला है. बस छोटू सा बुक होगा. पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप रिवाइज कर लोगे. पूरा सीए इंटर ग्रुप 1 आप उसके साथ रिवाइज कर लोगे. ठीक है, चलिए बढ़िया. स्टार्ट करें रिवीजन बोरोइंग कॉस्ट का. क्या कहते हो? चकास बोल दो सब लोग एक बार फिर से. चकास. नाउ बिफोर आई स्टार्ट गाइज, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मुझे अभी स्ट्राइक हुआ कि कल सुबह मैं एक नया बैच चालू कर रहा हूँ. गाइज 9:45 to 11:15 लाइव. दिस विल बी 100% लाइव फॉर सी ए इंटर बैच. ठीक है, सारे चैप्टर्स करेंगे, सारे स्टैंडर्ड्स करेंगे, पूरा आईसीआई का मटेरियल कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स काइंड ऑफ बातें करेंगे. आई ऑलवेज लव माई स्टूडेंट्स टू बी हैवी ऑन कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू यूज इन माई कोड RM10 टू गेट दैट डिस्काउंट. इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि आज और कल में आप सब्सक्रिप्शन ले लो, बिकॉज इफ़ यू टेक अ सब्सक्रिप्शन टुडे एंड टुमारो यू गेट 20% ऑफ. 20% ऑफ ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शंस गाइस. सो टेक योर सब्सक्रिप्शन नाउ. जकास, टू गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं, बोरोइंग कॉस्ट को रिवाइज करने लगता है. तो गाइस बोरोइंग कॉस्ट बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको पहले भी कहा है कि बोरोइंग कॉस्ट को अगर पढ़ना है तो एक लाइन पढ़ लो खाली. पूरा स्टैंडर्ड वो एक लाइन में आ जाता है. सर कौन सा लाइन है बेटा आपके सामने? बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग असेट शुड बी कैपिटलाइज्ड. तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है, क्वालिफाइंग असेट्स क्या होता है, और कैपिटलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है. बोरोइंग कॉस्ट, क्वालिफाइंग असेट, कैपिटलाइजेशन. सर चलिए बोरोइंग कॉस्ट समझाइए. बेटा बोरोइंग कॉस्ट में 5 चीज़ें आती है. 5 थिंग्स. लोगों को लगता है बोरोइंग कॉस्ट का मतलब खाली इंटरेस्ट. नहीं, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब खाली इंटरेस्ट नहीं. बोरोइंग कॉस्ट के अंदर 5 चीज़ें आती है. व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट कम्स अंडर बोरोइंग कॉस्ट? फर्स्ट वन जो इंटरेस्ट हम बोलते हैं वो आ जाता है गाइस. सेकेंड वन डिस्काउंट ऑन इशू या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ, जो पीएनएल में राइट ऑफ करते हैं वो भी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट होता है. एनी एंसिलरी कॉस्ट बोरो करते वक्त, प्रोसेसिंग चार्जेस, पेपर वर्क, लीगल फी, वो भी हमारा बोरोइंग कॉस्ट माना जाता है. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट. फाइनेंस चार्ज एज पर फाइनेंस लीज, दैट इज AS19, वो भी हमारा बोरोइंग कॉस्ट है. एंड लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट वन, एक्सचेंज डिफरेंस. गाइस फॉरेन एक्सचेंज बोरोइंग की, वहाँ पे लॉस हो गया तो उसको बोरोइंग कॉस्ट मान सकते हैं, बट ओनली टू द एक्सटेंट इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एडजस्टमेंट टू बोरोइंग कॉस्ट. मतलब हमें फॉरेन करेंसी में बोरो करके हमारा जो इंटरेस्ट सेव होता है ना, उतना इंटरेस्ट वो लॉस में से हम बोरोइंग कॉस्ट मान सकते हैं. सो गाइस बोरोइंग कॉस्ट में कितनी चीज़ है? 5. पहला इंटरेस्ट, सेकेंड एंसिलरी कॉस्ट, थर्ड अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, फाइनेंस चार्ज एज पर फाइनेंस लीज, एंड एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट इट इज कंसिडर्ड एज एन एडजस्टमेंट टू बोरोइंग कॉस्ट. चकास, ये हो गया बोरोइंग कॉस्ट हमारा. सेकेंड, सारे बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने हैं क्या? नहीं भाई, बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग असेट कैपिटलाइज करना है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि नहीं कि क्वालिफाइंग असेट क्या है. सो एन असेट विच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू बी रेडी फॉर इट्स इंटरनेट यूज is known as qualifying asset. An asset which takes substantial period of time to be ready for its intended use is known as qualifying asset. Sir substantial period मतलब कितना period? बेटा define तो नहीं किया है standard ने, but generally a period of 12 months is considered as substantial. So anything over 12 months or over 12 months is substantial period. जो asset हम बना रहे हैं, अगर उस asset को बनाने में हमें 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा लग जाए तो उसे हम क्वालिफाइंग असेट कहेंगे. और वो 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा तक जब असेट बन रहा है तब हमने बोरो किया है, तो वो पीरियड का इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज कर सकते हैं. ठीक है ना चकास? अच्छा सर अगर हम रेडीमेड ट्रक ले लें और वो लोन पे लिए तो भाई नाउ दैट कैन नॉट बी कैपिटलाइज. रेडीमेड ट्रक ले लिया, फ्रिज ले लिया, टीवी ले लिया, मोबाइल ले लिया, रेडीमेड ले लिया, दैट इज नॉट अ क्वालिफाइंग असेट. मोबाइल लेने के बाद 12 महीने लगते क्या उसको चालू करने में? अरे तब भी का तभी बॉक्स खोल के चार्ज करके चालू कर लेते हो. सो व्हाट इज क्वालिफाइंग असेट? एन असेट विच टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू बी रेडी फॉर इट्स इंटरनेट यूज. पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट करना, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, कोई प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट बनाना विच टेक सब्सटैंशियल पीरियड, उससे कहते हैं क्वालिफाइंग असेट. एंड बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग असेट शुड बी कैपिटलाइज, बट बोरोइंग कॉस्ट ऑन नॉन क्वालिफाइंग असेट कैन नॉट बी कैपिटलाइज. सो अगर नॉन क्वालिफाइंग असेट पे बोरोइंग कॉस्ट जा रहा है ना, उसे पीएनएल में डाल देना. ठीक है चकास. नेक्स्ट वन,
गाइस लास्ट पार्ट कैपिटलाइजेशन का प्रोसेस चालू करता है। बोरोइंग्स कितने टाइप की होती है बेटा? दो टाइप की बोरोइंग्स होती है। फर्स्ट वन होता है स्पेसिफिक बोरोइंग्स एंड सेकंड वन होता है जनरल बोरोइंग्स। व्हाट आर स्पेसिफिक बोरोइंग? लोन जो पर्टिकुलरली वो असेट के कंस्ट्रक्शन के लिए ली गई हो उसे कहते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग। सर तो उसका कैपिटलाइजेशन कैसे होगा? तो देखो बेटा, अगर स्पेसिफिक बोरोइंग है तो उस लोन पे हमने जो इंटरेस्ट पे किया है माइनस अगर वो लोन का पैसा हमारे पास थोड़े टाइम के लिए फ्री था, फ्री इन द टेंस कि वो यूज़ नहीं हो रहा था असेट के कंस्ट्रक्शन में, तो हमने उसे टेम्परेरी पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो वो इंटरेस्ट जो हमें मिला इन्वेस्टमेंट पे वो हम इंटरेस्ट पेड से लेस कर देंगे। दैट इज इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोइंग लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टेम्परेरी बोरोइंग्स। अभी एग्जैक्टली क्लियर? अरे वाह, एक क्वेश्चन भी रखा है मैंने आपके लिए। फर्स्ट वन, Alpha Limited on 1st of April 2011 borrowed 9% 30 lakh to finance construction of two qualifying asset. Guys 30 लाख का लोन लिया है, 9% पे लोन लिया है, 1st अप्रैल के लिए दो असेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। 1st अप्रैल को लोन फैसिलिटी वाज अवेल्ड ऑन 1st अप्रैल एंड वाज यूटिलाइज्ड एज फॉलोज विद द रिमेनिंग फंड्स इन्वेस्टेड फॉर टेम्पररी। लोन ले लिया, अब अगर वो यूज़ नहीं हो रहा है तो टेम्पररी उसे इन्वेस्ट कर दिया। गाइस फैक्ट्री बिल्डिंग 1st अप्रैल को 5 लाख लग गए, ऑफिस बिल्डिंग को 10 लाख लग गए। 1st अक्टूबर को फैक्ट्री बिल्डिंग में 5 लाख लग गए, ऑफिस बिल्डिंग में 10 लाख लग गए। टोटल फैक्ट्री बिल्डिंग में 5 + 5 10 लाख, टोटल ऑफिस बिल्डिंग में 10 + 10 20 लाख, टोटल 30 लाख का लोन हो गया। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ असेट एंड कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। गाइस देखिए इस क्वेश्चन को, सो आई विल से दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। गाइस हमने टोटल लोन कितनी ली? 9%, 30 लाख की। अब 30 लाख की जो लोन ली है गाइस उसमें से फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए, सो दिस इज फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए हम लोग ने लोन ली 5 + 5 टोटल 10 लाख्स। एंड गाइस ऑफिस बिल्डिंग के लिए हम लोग ने लोन ली है 10 + 10 20 लाख्स। जकास टू गुड। अब गाइस हमने जब फैक्ट्री बिल्डिंग बनाना चालू किया, सो ये है अपना फैक्ट्री बिल्डिंग। तो फैक्ट्री बिल्डिंग हम लोग ने जब बनाना चालू किया तो पूरे 10 लाख एक साथ नहीं यूज़ किए हमने। सो अगर आपको क्वेश्चन बराबर से समझ रहा है तो गाइस हमने पहले 1st of अप्रैल को 5 लाख यूज़ किए और फिर गाइस हमने 1st of अक्टूबर को बाकी के 5 लाख यूज़ किए। और ये जो 5 लाख थे ना गाइस, ये 1st of अप्रैल से 1st of अक्टूबर ये वाले 5 लाख हमने 7% के लिए इसे इन्वेस्ट कर दिया था। सो गाइस हाउ मच इज इंटरेस्ट पेड? इंटरेस्ट पे कितना किया? इंटरेस्ट पे किया पूरे 10 लाख पे 9%। सो 10 लाख पे 9%, 10 lakhs का 9%, 90,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पे किया। और लेस इंटरेस्ट मिला कितना? लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना? गाइस ये 5 लाख पे फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए 7%। सो ये 5 लाख का 7% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 आई एम गेटिंग 17,500। सो 90,000 माइनस 17,500 आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 72,500। गाइस ये बोरोइंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे, प्लस उसमें फैक्ट्री बिल्डिंग में अभी तक टोटल हम लोग ने खर्चा किया है 10 लाख। सो 10 लाख प्लस 72,500 इज 10,72,500 किसकी कॉस्ट हो गई? फैक्ट्री बिल्डिंग की। चकास टू गुड। अब चले जाते हैं हम लोग ऑफिस बिल्डिंग में। तो ऑफिस बिल्डिंग का भी सेम कहानी हो रखा है गाइस। यहाँ पे 5-5 की तरह 10 लाख यूज़ किए। सो टोटल हम लोग ने इंटरेस्ट पे कितना किया? हमने इंटरेस्ट पे किया 20 लाख पे 9%। 20 लाख पे 9% हम लोग ने पे किया इंटरेस्ट 1,80,000। गाइस लेस इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ? सो गाइस पहले जो 10 लाख 6 महीने के लिए फ्री थे, सो 10 लाख जो 6 महीने के लिए फ्री थे उस पर 7%। सो गाइस 35,000 का इंटरेस्ट हमें मिल गया। Now 180 minus 35. So how much is guys 1,80,000 minus 35,000? I am getting 1,45,000। और प्लस हमने ऑफिस बिल्डिंग में अभी तक 20 लाख का खर्चा किया है। सो प्लस ऑफिस बिल्डिंग में हम लोग ने अभी तक 20 लाख का खर्चा किया है। सो दैट कम्स टू 21,45,000। सो ऑफिस बिल्डिंग का कॉस्ट हो गया 21,45,000
और फैक्ट्री बिल्डिंग का कॉस्ट हो गया 10,72,500. टेल मी चकास, डिड यू रिकलेक्ट एवरीथिंग दैट वी हैव डन इन द क्लास? दैट्स माय बोरोइंग कॉस्ट. चलिए नेक्स्ट वन गाइस, जनरल बोरोइंग्स. एक होती है स्पेसिफिक बोरोइंग्स जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ने असेट के लिए लिए, दूसरी होती है जनरल बोरोइंग्स. सो गाइस जनरल बोरोइंग्स में क्या करना पड़ता है? कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ता है. कैसे कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइजेशन रेट? देखिए फॉर्मूला, कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू टोटल जनरल बोरोइंग माइनस वेटेड एवरेज जनरल बोरोइंग, माइनस नहीं डिवाइडेड. टोटल जनरल बोरोइंग कॉस्ट, टोटल बोरोइंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज लोन, कैपिटलाइजेशन रेट. और फिर वो कैपिटलाइजेशन रेट हम लोग यूज़ करते हैं कि कितने टाइम तक असेट के लिए वो यूज़ हुआ है, उतना बोरोइंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे. 4 steps. First one, calculate total borrowing cost, calculate weighted average loan, calculate the capitalization rate, and calculate the borrowing cost to be capitalized. Jagas, too good. Question, सर इस पे भी क्वेश्चन? हाँ बेटा, क्वेश्चन तो सब पे कराता हूँ मैं. X Limited has a treasury department that arranges funds for all the requirements of a company, including working capital and expansion program. So एक treasury department हो रखा है, वो funds जमा करता है हमारे सारी चीज़ों के लिए, working capital के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सब के लिए. During the year ended 31st March 2012, the company commenced the construction of qualifying asset and incurred the following expenses. अब ये सारे expenses हमने incur कर रखे हैं, ठीक है. Date 1 जुलाई को हमने 2,50,000 यूज़ किया, 1 दिसंबर को हमने 3,00,000 यूज़ किया. द डिटेल्स ऑफ द बोरोइंग एंड इंटरेस्ट देयर ऑन आर एज अंडर. लॉन्ग टर्म लोन 10%, एवरेज लोन 10 लाख था, इंटरेस्ट 1 लाख था. वर्किंग कैपिटल के लिए 5 लाख का लोन आया था, इंटरेस्ट 65,000 था, और टोटल एवरेज बैलेंस था हमारा 15 लाख और इंटरेस्ट था 1,65,000. कंप्यूट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज. कितना बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, कैन आई स्टार्ट? इफ यू ऑल आर रेडी. स्टेप्स के हिसाब से काम करोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा. सो क्वेश्चन 2, स्टेप 1, क्या कैलकुलेट करना होता है? पहले टोटल बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है. सो टोटल बोरोइंग कॉस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वेश्चन में दिया है 1,65,000 है. गाइस नेक्स्ट वन, स्टेप नंबर 2, वेटेड एवरेज लोन यूज़ करना होता है. सो वेटेड एवरेज लोन मुझे दिया गया है 15 लाख, सो वेटेड एवरेज लोन इज 15 लाख. गाइस स्टेप नंबर 3, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना होता है. सो कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू 1,65,000, that is total borrowing cost, divided by weighted average loan, that is 15 lakh. So 1,65,000 divided by 15 lakhs multiplied by 100 is equal to 11% आता है मेरा कैपिटलाइजेशन रेट. स्टेप नंबर 4, ये जानना है कि कितना बोरोइंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज कर सकते हैं. तो गाइस एकदम सिंपल सी टाइमलाइन, कौन से डेट से चालू की है? 31 मार्च 2012 हमारा ईयर एंडिंग हो रखा है. गाइस 1 जुलाई को हमने यूज़ किए 2,50,000, और गाइस फिर 1 दिसंबर को हमने यूज़ किए 3,00,000. तो कितना बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना चाहिए? गाइस 1 जुलाई 2,50,000 का 11% कैपिटलाइजेशन रेट, एंड हाउ मेनी मंथ्स? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. सो इनटू 9 डिवाइडेड बाय 12. आई होप यू आर कैचिंग मी अप. 2,50,000 into 11% into 9 divided by 12. I'm getting an answer of 20,625. And guys, next one is 3 lakh into 11% into 4 divided by 12. If I'm not wrong, December, Jan, Feb, March into 4 divided by 12. So 3 lakh ka 11% into 4 divided by 12. I'm getting an answer of 11,000. Guys, total answer plus 20,625. I'm getting an answer of 31,625 का borrowing cost capitalize करना चाहिए. चिकास एकदम क्लियर. 2,50,000 का ओके 1,65,000 डिवाइडेड बाय, मैं नंबर्स चेक कर रहा हूँ खाली. 1,65,000 डिवाइड बाय 15 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 11%. वही लोन्स थे और कोई लोन्स नहीं थे, ठीक है. 2,50,000 का 11% इंटू 9 डिवाइड बाई 12. आंसर इज 20,625. उसके बाद हमने यूज़ किए 3 लाख 1 दिसंबर, जैन, फेब, मार्च.
into 11% into 4 divided by 12 is 11,000 plus 20,625 is 31,625. Chakas. So guys, याद आ गया स्पेसिफिक लोन इंटरेस्ट पेड माइनस इंटरेस्ट रिसीव और जनरल बोरिंग्स होगी तो कैपिटलाइजेशन रेट स्टेप नंबर 1 बोरिंग कॉस्ट निकालो, स्टेप नंबर 2 टोटल एवरेज लोन निकालो, स्टेप नंबर 3 कैपिटलाइजेशन रेट निकाल दो और स्टेप नंबर 4 बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाल दो. डन गाइस. लास्ट वन, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट करना चाहिए, कब सस्पेंड करना चाहिए, कब एंड करना चाहिए. सेसेशन स्टार्ट कब करना चाहिए. कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करना चाहिए कमेंसमेंट डेट पे. व्हाट इज कमेंसमेंट डेट? द डेट व्हेन ऑल दिस थ्री कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. व्हाट आर द थ्री कंडीशंस गाइस? फर्स्ट वन, द एक्सपेंडिचर ऑन द असेट इज इंकर्ड, that is it incurs the expenditure on asset. Second, we incur the borrowing cost by loan आ गया, interest चालू हो गया. And guys, third one, it undertakes the activity that are necessary to prepare an asset for its intended use or sale. So we have also started some activities. So guys, basically एक timeline हो रखा है. अब यहाँ पे ड्राइंग टूल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सो फिर से एक बार तुम्हारे लिए यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए गाइस. सो अब ये हमारा एक टाइमलाइन हो रखा है. सो हमने असेट पे खर्चा यहाँ पे चालू कर दिया, बट लोन यहाँ से लिए तो यहाँ से कैपिटलाइजेशन चालू होगी. अगर हम लोग ने लोन यहाँ पे ले लिए पर हमने खर्चा यहाँ पे किया है तो भाई यहाँ से करेंगे. एक डेट जहाँ पे तीनों काम हो जाए. सो अ डेट जहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए. एक्टिविटी स्टार्ट हो गया है, कॉस्ट इंकर हो गया है, बोरिंग कॉस्ट भी इंकरेंस होना चालू हो गया है, तो कैपिटलाइजेशन चालू कर दो. सस्पेंड कब करोगे कैपिटलाइजेशन? कहाँ गया मेरा कर्सर? गायब हो गया है. हाँ, सस्पेंड कब करोगे कैपिटलाइजेशन? सस्पेंशन का मतलब रेस्टिकेशन नहीं है. सस्पेंशन का मतलब भाई इतने दिन तक कॉलेज नहीं आ सकते ना, वो वाला सस्पेंशन. तो इतने दिन हम कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे बीच में. गाइस, व्हेन द एक्टिव डेवलपमेंट ऑन द एसेट स्टॉप्स देन इट्स सस्पेंशन. हाँ, बट अगर डेवलपमेंट स्टॉप हो रहा है कोई काइंड ऑफ रेगुलर सिनारियो के लिए, सो फॉर एग्जांपल हम लोग सी ब्रिज बना रहे हैं, हाई टाइड की वजह से 15 दिन काम बंद हो गया, सो उसको सस्पेंशन नहीं कहते. अब बिल्डिंग बना रहे, कहीं फॉल्टी डिज़ाइन होगी तो डिज़ाइन रेक्टिफाई करनी, उसको सस्पेंशन नहीं कहते. सस्पेंशन तब होगा जब एक्टिव डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा. अब एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पॉइंट. जैसे बीच में कोविड आ गया, 4 महीने कोविड की वजह से कोई काम नहीं हुआ है, तो दिस इज नॉट कस्टमरी टू दी एसेट, दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस, और वो 4 महीने हम बोरोइंग कॉस्ट को सस्पेंड कर सकते हैं. गाइज, लास्ट वन, कैपिटलाइजेशन कब स्टॉप करना चाहिए? बहुत सिंपल सी आंसर है, व्हेन द एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज. द डे एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट स्टॉप हो जाना चाहिए, डेप्रिशिएशन चालू हो जाना चाहिए. अगर उसके बाद भी हमारे पास लोन होना तो बॉस फिर ये लोन तो और ये इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम पीएनएल में डालते रहेंगे. ठीक है. सो गाइज, स्टार्ट, सस्पेंड, सेसेशन. स्टार्ट, 3 conditions satisfied. Borrowing cost is incurred, expenditure on the asset is incurred, and activities on the creation of asset has started. Suspension when active development is stopped, and last one is cessation when the asset is ready for its intended use. Last one, disclosure. क्या दिखाना है? अकाउंटिंग पॉलिसी दिखाना है बोरोइंग कॉस्ट के बारे में, और कौन सा बोरोइंग कॉस्ट हमने कैपिटलाइज किया वो भी दिखा देना है. एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत सिली सा सिंपल सा क्वेश्चन. RM has obtained a loan of 50 lakh on 30th of April 2016. It was utilized as follows. Particulars, amount rupees in lakhs. Construction of shed 50 lakh, purchase of machinery 40 lakh, working capital. Guys, construction of shed qualifying asset, purchase of machinery non-qualifying asset, working capital non-qualifying asset, and last one is advance for the truck is also non-qualifying asset. टोटल 18 लाख का इंटरेस्ट भरा है, तो 18 लाख के इंटरेस्ट का हमें कैलकुलेशन दिखाना है. चलो फिर से दिखा दो 18 लाख के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन. गाइस, सिंपल सी कहानी है. असेट क्वालिफाइंग है कि नॉन क्वालिफाइंग है? पहला, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड क्वालिफाइंग है 50 लाख के लिए. नेक्स्ट वन, परचेज ऑफ मशीनरी है, परचेज मशीनरी रेडीमेड कर लिया है, नॉन क्वालिफाइंग है 40 लाख. नेक्स्ट वन गाइस, वर्किंग कैपिटल है, नॉन क्वालिफाइंग है 20 लाख. गाइस, लास्ट वन, एडवांस फॉर द परचेज ऑफ ट्रक है, नॉन क्वालिफाइंग है 10 लाख. सो यहाँ पे 50 का खर्चा हुआ, 60 70 का खर्चा हुआ, टोटल 18 लाख का इंटरेस्ट है. 18 लाख को 5:7 में बांट दो भाई.
So 5 is to 7 is 12. So 18 divided by 12 into 5. I'm getting 7.5 को कैपिटलाइज कर देंगे, असेट में ऐड कर देंगे, -18, 10.5 को ट्रांसफ़र कर देंगे PNL में. Jackass. Too good. Love you guys. Fabulous. I hope you enjoyed the borrowing cost. Stay tuned with my lecture. Thank you. Jackass. मेरा पोएम बोलते हुए जाओ लास्ट में. I will love it. I'm the best. I will score exemption. I will send sweets to Rahul sir. Love you all. Take care.